हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सी ए स्टडी चैनल। मेरा नाम सी ए उल्लास विश्वकर्मा है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के नेम्स और नंबर्स को कैसे याद किया जाए, उसके क्या कोड हैं। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बेसिकली सी ए फाइनल एग्जाम में 30 to 40 मार्क्स कवर करता है। समटाइम्स ये 48 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो आपको अगर 50 अबव 60 अबव स्कोर करना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंटेंट के साथ साथ रेफरेंस भी दे के आए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के, प्रोफेशनल एथिक्स के, कारों के, ताकि आपको क्वालिटी मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले। तो ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले तो हम 200 से लेकर 720 तक के जितने भी स्टैंडर्ड उसको एक ब्रीफली गो थ्रू करेंगे। इस वीडियो में हम 200 से 720 तक का कवर कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स। सेकेंड पार्ट हम कोर्स एंड उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, जो हमने कोड बनाए हुए हैं वो क्या है उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे। थर्ड हम उसको स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से कोरिलेट करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। समरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फ्रॉम टू सीरीज 200 to 720। जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है 200 है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। दोस्तों एक और चीज़ है, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग के लिए अप्लीकेबल है। जो इंटरनल ऑडिट के लिए, उसके लिए आईसीआई ने इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं। ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं कि हम बात कर रहे हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो जो 200 सीरीज है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो तो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ब्रीफली आइडिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई गई है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बताई गई है। तो आप कौन से स्टैंडर्ड अगर आपको कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे मेंशन करना आपकी रिपोर्ट में, वो 200 बोलता है। 210 बात करता है ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, वेदर इट इज़ द फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट फॉर द ऑडिट और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रिपीटेटिव एंगेजमेंट विद द सेम क्लाइंट। तो उस समय आपको कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, और 210 में बोला गया है। 220 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो जब आप ऑडिट परफॉर्म करें तो आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करें, क्वालिटी ऑडिट कैसे करें, वो 220 में बात की गई है। 230 बोलता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वर्किंग पेपर्स के बारे में। वर्किंग पेपर्स किसकी धरोहर होती है, किसके राइट्स होते हैं उसके ऊपर, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, किन किन मैटर का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो 230 बोलता है। 240 बोलता है फ्रॉड के बारे में, कि आप कैसे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसका रिस्क इवैल्यूएट करें कि फ्रॉड हो सकता है। ओके, तो ये बोलता है 240। 250 बात करता है कंसिडरेशन फॉर लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉ हो गया, आपका लेबर लॉ हो गया। तो ये भी बहुत जरूरी होता है ऑडिटर के लिए इम्पैक्ट एनालिसिस करना, कि अगर कोई लेबर लॉ, कोई लॉ एंड रेगुलेशन अगर एंटिटी ब्रीच कर रही है, तोड़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरह पड़ेगा, वेदर ये मटेरियल इम्पैक्ट होगा, तो ऑडिटर को ये कंसिडर करने की जरूरत है। इसलिए ये स्टैंडर्ड ही अलग से इशू किया गया है कि आप जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो लॉ एंड रेगुलेशन को भी कंसिडर करें अपने ऑडिटिंग में। जनरली क्या होता है, जैसे आपने एक फैक्ट्री सेट किया, फैक्ट्री बहुत प्रदूषण फैला रही है, समझिए गाँव में पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, और सपोज जो एनवायरमेंटल अथॉरिटी है उसने नोटिस इशू कर दिया कंपनी को बंद करने के लिए, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे सीधा ये हिट करता है। तो इससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिट होता है। तो इसलिए बोला गया है कि कंसिडरेशन फॉर लॉ एंड रेगुलेशन भी आपको ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड रेगुलेशन को भी ऑडिटर को समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फिर आते हैं 260 के बारे में। 260 बोलता है कम्युनिकेशन टू दोज विद द गवर्नेंस। सो ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जो दोज विद द गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने चाहिए। Those charged with the governance is nothing but the persons who are charged with the power of governance of an entity. Like जो कंपनीज होते हैं, कंपनीज में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही those charged with the governance जनरली कहलाते हैं। तो जिनको हमने गवर्नेंस का पावर देके रखा है, एंटिटी को चलाने का पावर देके रखा है, उसको those charged with the governance कहा जाता है। तो कौन कौन से मैटर्स है, कैसे मैटर्स कम्युनिकेट करना चाहिए those charged with the governance को, वो 260 बोलता है। 265 बोलता है communicating deficiency in internal control to those with the governance or management। तो ऐसे कौन कौन से मैटर है इंटरनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो हमें दोस्त विद द गवर्नेंस या मैनेजमेंट को डिस्कस करने चाहिए, 265 बोलता है। 299 बोलता है जॉइंट ऑडिटर के बारे में। तो कभी एक एंटिटी का ऑडिट करने के लिए मोर देन वन ऑडिटर भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो जैसे एक ऑडिटर को इन्वेंट्री एरिया दे दे ऑडिट करने के लिए और बाकी सब
बाकी जो अनदर ऑडिटर है वो पूरा अदर एरिया कर रहा है, तो उस केस में जॉइंट ऑडिटर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लीकेबल होता है। तो जॉइंट जो 299 है वो बात करता है कि जॉइंट ऑडिट के केस में जॉइंट ऑडिटर्स की क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो, 299 बात करता है। देन 300 है, 300 बात करता है प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे फ्रेम करना चाहिए, क्या होती है, ये 300 सीरीज बोलता है। तो स्टार्टर ऑडिट करते टाइम आपको प्लानिंग करना है, ऑडिट प्रोग्राम सेट करना है, कैसे मैन पावर में मैनेज करना है, ये सब 300 में बोला गया है। 315 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, जो बोलता है नॉलेज ऑफ एंटिटी के बारे में, एंटिटी के, और आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, कि आप नॉलेज ऑफ एंटिटी लो, आइडेंटिफाई असेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के, कि एंटिटी में क्या मटेरियल स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसको असेस करो, रिस्क को असेस करो, और नॉलेज ऑफ एंटिटी के थ्रू। तो ये 315 बोलता है। 320 बोलता है मटेरियलिटी के बारे में। मटेरियलिटी दो पार्ट में, एक तो मटेरियलिटी, सेकेंड इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो 320 डील करता है। 330 बोलता है रिस्पॉन्स टू असेस द रिस्क। याद रखिए 300 में हमने प्लानिंग किया, 315 में हमने असेस किया रिस्क को और नॉलेज ऑफ एंटिटी लिया। अब जो हमने रिस्क असेस किया उसको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स किसको करना है? असेस द रिस्क को। क्यों करना है? क्योंकि जो मुझे रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया उसको मुझे रिड्यूस करना है टू अ कंसिडरेबल लेवल, ताकि मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकूँ, अपना एश्योरेंस डिराइव कर सकूँ, टू एंड फेयर व्यू पिक्चर दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस लेवल पे लाने के लिए मुझे कौन कौन से रिस्पॉन्स करने पड़ेंगे, क्या क्या मेरे को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो 330 में बोला गया है। फिर 402 बोलता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली थर्ड पार्टी के बारे में बोलता है। जैसे कि एक कोई एंटिटी है, उसने अपना पेरोल प्रोसेसिंग किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है और बाकी सब अकाउंटिंग वो खुद करती है, एक्टिविटी सारा वो करती है, लेकिन पेरोल प्रोसेसिंग पार्ट पूरा थर्ड पार्टी को दे रखा है। तो वो थर्ड पार्टी इन द सेंस वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी थोड़ी बढ़ जाती है कि उसे एंटिटी का तो इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेसिंग चेक करना रहता है, उसके साथ साथ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरनल कंट्रोल कैसे अच्छा है, कैसे उसने कोई मिस्टेक नहीं होगी, इंटरनल कंट्रोल उनका बराबर है, ये कैसे अश्योर करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके लिए 402 बोलता है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर उन्हें देता है, किसको? एंटिटी ऑडिटर्स को देता है, और एंटिटी का ऑडिटर उससे अपना अश्योरेंस डिराइव कर सकते हैं। तो 402 के बारे में बोला गया है। 450 इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट के बारे में। तो जो मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया उसको इवैल्यूएट करते हुए वेदर ये मटेरियल है कि नहीं, कितना इम्पैक्ट है इसका, वो 450 में बोला गया। देन 500 पे आते हैं। 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस के बारे में। तो ऑडिट एविडेंस कौन से अच्छे होते हैं? थर्ड पार्टी ऑडिट एविडेंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ज़्यादा अच्छे होते हैं देन इंटरनल ऑडिट एविडेंस। ओरल कम अच्छे माने जाते हैं देन रिटर्न एविडेंस, ये 500 में बोला गया। 501 बोलता है ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेशल कंसिडरेशन। तो इन्वेंटरी लिटिगेशन केसेस के बारे में बोलता है 501। 505 बोलता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में, नेगेटिव कंफर्मेशन या पॉजिटिव कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन किन किन चीज़ों का लेना चाहिए, वो 505 बोलता है। 510 बोलता है ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में। अगर कंपनी का पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, या फिर पहले ऑडिट हो चुका है, आप वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आपको ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में अश्योरेंस कैसे डिराइव करेंगे कि ये करेक्ट है, करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके पीरियड में। जो बैलेंस शीट है, जो P&L आइटम है, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है फिगर्स वो प्रॉपर है कि नहीं, वो 510 के थ्रू हम कर सकते हैं। 520 बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में। जब भी आप ऑडिट करें तो एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो 520 बोलता है। 530 बोलता है सैम्पलिंग के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, कैसे हम मिनिमम सैंपल चेक करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अश्योरेंस डिराइव कर सकते हैं, वो 530 के बारे 30 बोलता है। 540 बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो 540 चेक करने के लिए बोलता है। 550 डील करता है रिलेटेड पार्टी से। आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो 550 बोलता है। उसके रिस्क को इवेल्युएट कैसे करें, वो 550 बोलता है।
560 बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। याद रखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है वो बैलेंस शीट डेट से लेके बोर्ड अप्रूवल तक की बात करता है, और जो 560 बात करता है वो उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ऑडिटर जब तक साइन नहीं करता तब तक की बात करते हैं। तो ऑडिट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तब तक की बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट, कि कौन से इम्पैक्ट लेने चाहिए कौन से इम्पैक्ट नहीं लेने चाहिए, और अगर कुछ इम्पैक्ट आते हैं, कोई इवेंट घटित होती है तो उसका इम्पैक्ट कैसे लेना है या नहीं लेना है, वो 560 में बोला गया। 570 बोलता है गोइंग कंसर्न के बारे में। ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर है जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को कम करते हैं या फिर बताते कि ये एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं कर सकती, ये एंटिटी गोइंग कंसर्न है ही नहीं, वो 570 बोलता है। और अगर ऐसा है तो ऑडिटर को क्या से प्रोसीड करना चाहिए ऑडिटिंग के लिए, ऑडिट में, वो 570 बोलता है। 580 बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ऐसे कौन कौन से मैटर है जिनका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, किस मोड के थ्रू होना चाहिए, वो 580 बोलता है। देन 500 सीरीज यहाँ पे खत्म होता है, 600 सीरीज चालू होता है। 600 में पहले आता है अनदर ऑडिटर, यूजिंग द सर्विस ऑफ अनदर ऑडिटर, वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये 600 बोलता है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। याद रखिए यहाँ पे 299 हमने जॉइंट ऑडिटर के बारे में पढ़ा, ये 600 हम अनदर ऑडिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो जॉइंट ऑडिटर है वो एक ही एंटिटी होती है, मल्टीपल ऑडिटर होते हैं, मोर देन वन ऑडिटर होते हैं। यहाँ पे मोर देन वन एंटिटी होती है और मोर देन वन ऑडिटर भी होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। जब कंसोलिडेट करते हैं तो अनदर ऑडिटर का वर्क यूज करते हैं। यहाँ पे आप कंसोलिडेशन कुछ नहीं है, आप एक ही एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और मोर देन वन एरिया अलग अलग ऑडिटर को दी गई है, इसीलिए जॉइंट ऑडिटर यहाँ पे केस आता है। देन 600 में आएंगे, 600 हो गया अनदर ऑडिटर के बारे में, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। 610 बोलता है इंटरनल ऑडिट के बारे में, कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्या आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क कैसे यूज कर सकते हैं, उसने कोई रिपोर्ट इशू किया तो उस पर कैसे एस्पिरेंट डिराइव करके ये बोल सकते हैं कि हाँ इंटरनल कंट्रोल एंटिटी में बराबर है। कैसे ये कैपेसिटी चेक कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर की, कि इंटरनल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया होगा, जो ऑडिट परफॉर्म किया होगा वो प्रॉपर है, ये 610 में बोला गया। 620 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल मैटर आ सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड के नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट का एडवाइस लेता है। तो वो एक्सपर्ट के एडवाइस को कैसे रिपोर्ट में दिखाएं, कैसे शो करें, कैसे उस पर रिलायंस प्लेस करें, वो 620 बात करते हैं। देन कमिंग टू 7 सीरीज, 7 बोलता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन। आप ओपिनियन कैसे फॉर्म करें, क्या फॉर्मेट है, कैसे वर्डिंग्स होने चाहिए, कैसे लाइन बाय लाइन पैराग्राफ्स होने चाहिए, वो 7 बोलता है। 705 बोलता है मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन। मॉडिफिकेशन इन द सेंस आप जो नॉर्मल ओपिनियन देते हैं उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ एडवर्स रिमार्क्स दे रहे हैं, या तो फिर डिस्क्लेमर दे रहे हैं, या तो फिर क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 705 में बोला गया है कि किन केस में आपको क्वालिफाई करना है, एडवर्स रिमार्क देना है या फिर डिस्क्लेमर देना है। फिर आते हैं 706 पे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ बोलता है 706। एम्फेसिस ऑफ मैटर वो मैटर होते हैं जो फाइनेंशियल्स में जिनका इम्पैक्ट लिया जा चुका होता है। याद रखिए इनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में लिया जा चुका होता है, इसीलिए ये सिर्फ एम्फेसाइज करते हैं कि भाई ऑडिटर चाहता है कि यूजर लोग स्पेसिफिकली ये चीज को देखें, फोकस करें। फिर आते हैं 710 पे, कंपैरेटिव एंड कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते टाइम आपको कंपैरेटिव एंड कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर्स भी देने पड़ते हैं, तो उसके बारे में डील करता है 710। 720 बोलता है अदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे एनुअल रिपोर्ट होता है लिस्टेड कंपनीज का, आपने देखा होगा एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ बोर्ड के या फिर डायरेक्टर्स के बहुत सारे अनाउंसमेंट भी आते हैं, प्लानिंग आती है और कुछ कमेंट्स भी आते हैं। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया, जो फाइनेंशियल दे रहा है, जो फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कॉन्ट्ररी कुछ डायरेक्टर ने या मैनेजमेंट ने कुछ लिखा तो नहीं है, कुछ कॉन्ट्ररी तो नहीं जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर को वहाँ पे बोलना चाहिए मैनेजमेंट को। तो इसलिए ये भी ड्यूटी बनती है ऑडिटर को फाइनल रिपोर्ट चेक करने के लिए, वो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 720 बोलता है। तो ये हमने ब्रीफली आइडिया ले लिया
फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 से लेके 720 तक। अब हम कोड्स पढ़ेंगे। दोस्तों ये 5 कोड्स हैं, 5 कोड्स आपको याद करना है, जिससे आपको ये सारे स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। याद रखिए जो 200 से लेके 299 उसके लिए एक कोड है, फिर 300 से लेके 450 के लिए एक कोड, देन 500 से 505, 510 से 580 एंड 600 से लेके 720 तक। तो पहला कोड है 200 से लेके 299 के लिए। आपको सीन इमेजिन करना है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लड़के वर्ल्ड टूर ट्रैवलिंग के लिए, कि हम लोग वर्ल्ड टूर ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे। तो वो पहला लड़का बोलता है ओए कतार दुबई फिर चलो चाइना, फिर कॉमा लगाता है। अचानक जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि चल जापान, मतलब चल जापान चलेंगे, चाइना नहीं चलेंगे। तो जो लाइन बनती है ओ ई कतार दुबई फिर चलो चाइना, इधर कॉमा है चल जापान। कॉमा क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसका आगे जो इम्पोर्टेंस है आगे इस वाले स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो आप बस ये समझ लीजिए ये जो कोड्स हैं ये ऐसे ही होते हैं, जो नाम है ऐसे ही होते हैं। मैं यहाँ पे 100% सही हूँ, तो आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, अदरवाइज आपको ये कोड्स याद नहीं होंगे। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप समझिए कि ऐसे ही होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओए कतार दुबई फिर चलो चाइना चल जापान। तो पहला लड़का बोलता है ओए कतार दुबई फिर चलो चाइना, कॉमा, दूसरा लड़का तब तक इंटरप्ट करके बोलता है चल जापान। ओके, याद हो गया। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं। 300 से लेके 450 के लिए कोड है पापा आओ मम्मी आओ साथ में। सीन में आप इमेजिन करेंगे कि एक बच्चा है वो अपने मम्मी पापा को बोल रहा है कि पापा मम्मी आप लोग मूवी के लिए आइए और साथ में आइए, मूवी के लिए आइए लेकिन कैसे, साथ में आइए। तो बोला पापा आओ मम्मी आओ साथ में। तो ये सेकेंड 300 से लेके 450 का कोड है। थर्ड कोड है 500 से लेके 505 के लिए ई। तो आपको एक सीन इमेजिन करना है। आपने शायद ऋतिक रोशन के डुप्लीकेट का ऐड आया था कुछ टाइम पहले टीवी में, जो इंजन ऑयल का ऐड था, जिसमें ऋतिक रोशन चोरी करके बिल्डिंग से नीचे कूदने वाला रहता है और उसकी जो हेल्पर है वो बाइक लेके आगे आती है ताकि ऋतिक रोशन बाइक पे बैठ सके। तो जो बाइक है वो थोड़ी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें ऑयल बराबर नहीं लगा रहता, तो 2-4 स्टेप पहले ही बाइक रुक जाती है। तो ऋतिक रोशन सीट पे कूदने के बजाय टायर पे कूद जाता है। तो ये आपने शायद ऐड देखा होगा। तो फिर आवाज आती है कि भाई ये आपने ईसीजी ठीक किया है कि नहीं। तो ऋतिक रोशन कॉमेडी स्टाइल में बोलता है ये ईसीजी क्या होता है। सेम उसी तरह हमको भी बोलना है ये ईसीजी की जगह ये ई क्या होता है। ओके, खूब आपको ये समझ में आया होगा कि ये ई क्या होता है। आपको ऐसे ही याद करना है, आपको वो ऐड इमेजिन करना है। देन फोर्थ है कॉलिंग टू अ पर्सन नेम्ड सीरज जी डब्ल्यू। आपको ये सीन इमेजिन करना है कि आप एक पर्सन को बुला रहे हैं जिसका नाम है सीरज जी डब्ल्यू। तो समझ लीजिए एक पंजाबी लड़का है, वो एक पर्सन को बुला रहा है, दूसरे पर्सन को, पंजाबी आदमी को, जिसका नाम सीरज जी डब्ल्यू है। तो आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे ये सीरज जी डब्ल्यू ऐसा कैसा नाम होता है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही बोल रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप समझ के चलिए। तो सीरज जी डब्ल्यू नाम होता है, याद करिए कि ये नाम होता ही है। ओके, इस पे आपको डाउट नहीं करना चाहिए। तो समझिए एक सीरज जी डब्ल्यू नाम का एक पर्सन है। सीरज जी मतलब SECRS रस GW। तो सीरज जी डब्ल्यू एक पर्सन है, आपको एक पंजाबी लड़का उसको बुला रहा है ओए सीरज जी डब्ल्यू। याद रखिए यहाँ पे OE है, यहाँ पे कोई पंजाबी लड़का का रेफरेंस नहीं था, यहाँ पे पंजाबी लड़का है तो प्रॉपर पंजाबी लड़का है, तो OA बोल रहे हैं ओए। तो आप एक पर्सन को बुला रहे हैं ओए सीरज जी डब्ल्यू, एक पंजाबी लड़का एक पर्सन को बुला रहा है ओए सीरज जी डब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 600 से 720 के लिए। एक बच्चा है वो अपनी माँ को फालूदा मांग रहा है। तो आपको एक सीन इमेजिन करना है जिसमें पहले तो आप ये समझ लीजिए कि माँ को मराठी में आई बोलते हैं, आई। तो एक बच्चा है अपनी माँ से मांग रहा है ए आई फालूदा मेरे को दे। तो यही कोड है हमारा ए आई फालूदा का F मेरे को MECO मेरे को, ए आई फालूदा मेरे को मतलब ए आई फालूदा मेरे को दे। तो याद रखिए जो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए सारे हमारे कोड थे जो हमारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को रिफर करते हैं। तो ए आई फालूदा का F मेरे को। ओके, तो ये हमारे कोड से याद हो गए। आप इसको
ये सारों कोड फिर समरी बना के भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ का ओ है स्टार्टिंग सीरीज वाइज, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद ई आता है, ई के बाद ओ, उसके बाद ए आता है। तो ओ पी ई ओ ए आप चाहिए तो यहाँ पे टॉप पे आप लिख के अपना याद कर सकते हैं, ओ पी ई ओ ए। जो आप ये याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि किस सीरीज में आपको हर एक स्टैंडर्ड पढ़ना है। पहले आपको ओ वाला बोलना है कोड, बाद में पी वाला, बाद में ई वाला, बाद में ओ वाला, बाद में ए वाला। तो आपको ये सीरीज भी आपका गड़बड़ नहीं होगा और आपके जो कोड्स है वो ऊपर नीचे भी नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिंक करेंगे ओ ई कतार दुबई, फिर चलो चाइना कॉमा। याद है मैंने आपको बोला था कॉमा का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए हमने लाइन बनाया है, कॉमा का इंपॉर्टेंस चल जापान। लाइन इसलिए बनाए कि आप देखेंगे 200 से नंबर है, बाद में 210 आता है, 20 आता है, 30, 40, 50, 60 एक सीरीज में 10 के गैप में। उसके बाद कोई सीरीज नहीं है, यहाँ पे कट होता है इसलिए कॉमा लगा है। 265 आपको अब्रप्ट नंबर है, तो 265, 299 आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये कॉमा इसलिए कि यहाँ पे कोई सीरीज नहीं, यहाँ पे सीरीज जो है वो 10 के गैप वाला वो खत्म होता है। तो जो ओ ए कतार दुबई, फिर चलो चाइना चल जापान है, उसका जो ओ है वो ओरल ऑब्जेक्टिव को रिफर करता है, जो ई है वो एंगेजमेंट को रिफर करता है, क्यू कतार का क्यू क्वालिटी को रिफर करता है, दुबई का डी जो है डॉक्यूमेंटेशन को रिफर करता है, फिर का एफ फ्रॉड को रिफर करता है, चलो का सी जो है पहला वो कंसिडरेशन फॉर लॉ एंड रेगुलेशन को रिफर करता है, चाइना का सी कम्युनिकेशन विद दोज आवेदक गवर्नेंस को रिफर करता है, तीसरा जो सी है चल वाला वो कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज आवेदक गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को रिफर करता है। देन जो जे है जापान का जे वो ज्वाइंट ऑडिटर्स को रिफर करता है। आपको ये ट्रिपल सी शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। तो आप ऐसे समझिए, जब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं किसी एंटिटी का, तो आप टॉप व्यू से इनर व्यू लेते हैं। तो टॉप व्यू में आप क्या करते हो, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करते, एक्सटर्नल लॉ एंड रेगुलेशन को चेक करते। तो आपने समझ लीजिए लॉ एंड रेगुलेशन को चेक कर लिया, लेबर लॉ, एंटिटी लॉ, तो उसमें आपको कुछ मिला मिस्टेक की, आपको नोटिस आई है आप या फिर लॉ को ब्रीच कर रहे हो, तो आप सीधा जाते हो दोषा विद गवर्नेंस के पास। ये मटेरियल मैटर है तो आप डील करने के लिए 260 में जाते हो, 250 से 260 में सीधा डील करने के लिए जाते हो। अब दोषा विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हो। ये कम्युनिकेट करने के बाद आप जब और अंदर जाते हो ऑडिट करने के लिए, एंटिटी का ऑडिट करना चालू करते हैं इनर व्यू में जाके एकदम इंटरनल होके, तो आपको पता चलता है कि इनके इंटरनल कंट्रोल में भी डिफिशियंसी है, तो वो भी आप दोषा विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने के लिए जाते हो। तो आप टॉप व्यू से इनर व्यू में जा रहे हो ऑडिटिंग अप्रोच में, और 250 से 260, 265 आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हम अगले स्टैंडर्ड पे जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 300 है, जो हमारा कोड था पापा आओ मम्मी आओ कॉमा, इधर लाइन है साथ में कॉमा इसलिए कि यहाँ पे 3 सीरीज खत्म होती है और 4 सीरीज चालू होती है। तो पापा का पी प्लानिंग, ए आओ का ए असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मम्मी का एम फॉर मटेरियलिटी इन प्लानिंग, आओ का ए फॉर असेस्ड रिस्क, याद रखिए यहाँ पे जो ए है वो फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, और इसका जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए असेस्ड रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए ए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 का एस आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मे का एम आता है एम स्टेटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 500 से लेके 720 तक का अभी कैसे याद करेंगे, याद रखें हमारा तीसरा कोड था ई वाला। ये ई क्या होता है, तो जो पहला ई ऑडिट एविडेंस के बारे में बोलता है, दूसरा ई ऑडिट एविडेंस के बारे में लेकिन स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में बोलता है। जो तीसरा ई है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बोलता है। तो पहला ये जो कोड है, तीसरा कोड खत्म होता है तो एक लाइन आएगी यहाँ पे 500, 501 है, 505 है, इसके बाद कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे कट है, कॉमा है, लाइन है। फिर यहाँ पे 10 की सीरीज चालू होती है, तो ये एक अलग कोड से याद करने के लिए आपको बनाया गया है। तो जो ओ है वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में बोलता है, ए है एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बोलता है, एस सैम्पलिंग के बारे में बोलता है, ई जो है एस्टिमेट्स के बारे में बोलता है, आर रिलेटेड पार्टी के बारे में बोलता है, एस सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बोलता है, जी गोइंग कंसर्न के बारे में बोलता है, डब्ल्यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोलता है। फिर आएंगे हमारे 5वें लास्ट कोड के बारे में, जो है ए आ ई फालूदा मेको।
तो जो ए है वो अनदर ऑडिटर के बारे में बोलता है, आई जो है इंटरनल ऑडिटर के बारे में बोलता है, ई जो है एक्सपर्ट के बारे में बोलता है। फिर ए आई कॉमा है तो कॉमा में लाइन खत्म, आपको 600, 610, 620 एक सीरीज में मिला है, इसके बाद कोई सीरीज नहीं है, सीधा 700 चालू होता है। तो जो फालतू का एफ है वो फॉर्मिंग एंड ओपिनियन के बारे में बोलता है, जो एम है वो मॉडिफिकेशन के बारे में बोलता है, ई जो है एम्फेसिस ऑफ मैटर के बारे में बोलता है, सी जो है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में बोलता है, और जो ओ है वो अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बारे में बोलता है। तो दोस्तों इस तरह हमने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 से लेकर 720 तक का याद किया कोड्स के सहित। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए अदर कोर्स और ट्रिक्स भी लेके आ सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।